बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिसी और प्रोसीजर का प्रोक्योरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इस पे पीछे 4-5 लेक्चर हम कर चुके हैं। तो इसी सिलसिले में लास्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल प्रोक्योरमेंट एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोर कन्वेंशन। ये ILO लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन UN का एक अदारा है जो UN के मेंबर कंट्रीज़ है यूनाइटेड नेशन के, उनके लेबर के मतलब लॉज तो नहीं बताता, कन्वेंशन होते हैं डिफरेंट। वो कन्वेंशन में आगे थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो उन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली फिर हर कंट्री अपनी लोकल रिक्वायरमेंट के ऊपर लेबर लॉज को बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है और फिर उसकी मॉनिटरिंग करता है। तो यहाँ प्रोक्योरमेंट के पीछे हमने जो 5-6 लेक्चर थे उसमें ये देखा कि पॉलिसी और प्रोसीजर क्यों ज़रूरी होते हैं प्रोक्योरमेंट के बारे में। तो उसमें ये था कि चूँकि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी जो स्ट्रेटजीज़ है, जो वो चाहते हैं कि आगे ये चीज़ें जो होनी है वो इस तरीके से है, तो इसलिए पॉलिसी और प्रोसीजर बनाए जाते हैं ताकि चीज़ों को कंट्रोल रखा जाए और मॉनिटरिंग की जाए। तो अब ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे की होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है उसको सिक्योर करने के लिए एम्प्लॉइज़ को, स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन पॉलिसी और प्रोसीजर के थ्रू बताई जाती हैं कि आपने इनको फॉलो करना है। तो अब दूसरी तरफ ये देखना चाहिए कि क्या जब वो लोग जो काम कर रहे हैं यानी लेबर, स्टाफ, लेबर में सब लोग आ जाते हैं, खा वो जनरल मैनेजर हो या डेली वेजेस वर्कर हो, वो सारे लेबर ही ट्रीट होंगे। तो वो लोग जो किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, जहाँ वो उस कंपनी की पॉलिसी और प्रोसीजर को फॉलो करते हैं उसके काम करने को, तो क्या कंपनी उन पॉलिसी और प्रोसीजर को फॉलो कर रही है जो उन वर्कर्स की वेलफेयर के लिए हुकूमत बनाती है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन जो बनाती है कि भाई आप जब भी किसी को काम पे रखें तो उसको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, या इस तरह की एनवायरनमेंट होनी चाहिए, या इस तरह की वेजेस होनी चाहिए। तो क्या वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं? तो अब चूँकि हम बुक स्टडी कर रहे हैं तो नॉर्मली इस तरह की चीज़ें लोगों के इल्म में नहीं होती और ना ही बताई जाती है, ना ही उनको इस तरह की कोई फिक्र होती है। इवन जो लेबर रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं वो भी कोई इतना केयर नहीं करते, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जहाँ पे पॉलिसी और प्रोसीजर के मतलब पूछा जा सकता है, वहाँ पे जो लेबर के मतलब बेनिफिट हैं, जो लेबर के मतलब पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं उसके मतलब भी पूछा जा सकता है। तो इल्म में होना ज़रूरी है कि 2 तरह के पॉलिसी प्रोसीजर इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। नंबर 1 जो कंपनी के अपने बेनिफिट और फ़ायदे के लिए हैं, उसके काम को स्मूथ और बेहतर करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग करने के लिए। तो दूसरी साइड पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, या कुछ और जो लेबर रिलेटेड कवानीन बनाते हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके लेबर के रिलेटेड कवानीन होते हैं, तो उनके मतलब इल्म होना भी ज़रूरी है ताकि जो लेबर काम कर रही है उसको अपने हकूक़ का पता हो, अपने जो बेनिफिट उसने लेने हैं उसका पता हो। तो इसी सिलसिले में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिबल प्रोक्योरमेंट एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोर कन्वेंशन। जैसा बताया कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन का एक अदारा है, वो लॉज तो नहीं बनाता लेकिन वो कन्वेंशन फॉर्मुलेट करता है, और कन्वेंशन होता है एक ओवरऑल पॉलिसी या ओवरऑल ओवरव्यू गाइडलाइन देना, और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली फिर हर कंट्री जो उसका मेंबर कंट्री है वो अपनी लोकल रिक्वायरमेंट जो वो उस मुल्क की हुकूमत समझती है कि हम इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट हो सकती हैं जो लॉज बनाए जाते हैं लेबर के मतलब, क्योंकि जो रिच कंट्री होंगे वो उस हिसाब से अपनी लेबर की वेलफेयर और चीज़ों को देखेंगे, और जो गरीब कंट्री होंगे वो अपने जो उनकी अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से
चीज़ों को देखें, लेकिन जो एथिकल साइड होगी दोनों कंट्री की, रिच हो या गरीब हो, वो एक जैसी होगी। और जो फ़र्क पड़ेगा वो सिर्फ वेजेस के ऊपर पड़ेगा कि रिच कंट्री में वेज रेट ज़्यादा हो सकता है, उनके बेनिफिट्स ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो सकती है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, या सैलरी ज़्यादा हो सकती हैं। और गरीब कंट्रीज़ में इस तरह से हो सकता है कुछ चीज़ें ना हों। तो इसको देख लेते हैं कि द ट्राइपेट्रिएट स्ट्रक्चर, ये 3 पिलर का स्ट्रक्चर है। 3 इसकी जो मेन एंटिटीज़ हैं, उनमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं, यानी 3 पार्टिसिपेंट है। ये 3 के ऊपर बेस कर रहा होता है ट्राइपेट्रिएट स्ट्रक्चर। The tripartite structure of the ILO enable all 3 involved parties to have an equal voice within the organization. The 3 parties are employee, employers and government. इन तीनों की एक ही सिमत होनी चाहिए, एक ही उनकी कंसेंट होनी चाहिए, और तीनों को इल्म होना चाहिए कि उनके लिए क्या चीज़ें फॉर्मुलेट की जा रही हैं। अब जैसे बताया कि ILO हैज़ 8 कोर कन्वेंशन। ILO के जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके 8 कन्वेंशन है। और टू हेल्प विद रिस्पॉन्सिबल procurement professionals should be aware of the conventions, what they mean and how they can be implemented to avoid unethical procurement which could be detrimental to the organization for whom they are working। तो जो भी ILO के यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन है, ये सब प्रोक्योरमेंट में काम करने वालों के इल्म में होने चाहिए कि ये कन्वेंशन क्या है और इसके अकॉर्डिंगली उनके क्या हकूक़ हैं जो कि कंपनी को देने चाहिए उन्हें। फर्स्ट कन्वेंशन जैसे बताया कि कन्वेंशन ILO फॉर्मुलेट करेगी, लेकिन उस कन्वेंशन के बाद हर मुल्क अपने अपने उस कन्वेंशन को मद्देनज़र रखते हुए अपने लॉज बनाएगा, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेगा, फिर उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो फर्स्ट कन्वेंशन है ये 1948 में इशू हुआ। इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज, और इसका मतलब द right to self-govern the workforce by taking into account the individual needs along with their feedback. This can take the form of collective action where many members come together to voice their opinion or voice them through a union. लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, लेबर को जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो बता सकें, या डायरेक्टली कंपनी को या फिर यूनियन को। तो यूनियन के थ्रू उनको आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी उनकी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उनको मैसर होनी चाहिए कि जो भी वो प्रॉब्लम फील करते हैं वो यूनियन को बताएं या कंपनी को बताएं। तो इसकी इजाज़त होनी चाहिए, यानी मज़दूर को बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। प्रोक्योरमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो किसी ज़्यादती का शिकार हैं तो उनको ये राइट है कि वो अपने हक़ के लिए बोल सकें, अपनी यूनियन को बताएं। यूनियन तो अब आलमोस्ट ख़त्म ही है, लेकिन उसकी जगह HR डिपार्टमेंट्स ने ले लिया। HR यूनियन की एक एडवांस शक्ल है कि जो वर्कर की वेलफेयर के लिए अवेलेबल होता है और उनको सपोर्ट करता है। लेकिन यूनियन का स्ट्रक्चर भी बहरहाल दुनिया में चल रहा है, तो चूँकि बुक में लिखा हुआ है कि आप थ्रू यूनियन, तो जो भी बड़े जो अदारे हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे अब भी यूनियन अवेलेबल है। नंबर 2 है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बारगेनिंग। ये 1949 में कन्वेंशन दिया गया था ILO की तरफ से। और राइट ऑफ ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बारगेनिंग का मतलब एम्प्लॉई हैव द फंडामेंटल राइट टू ज्वाइन ए यूनियन। द कन्वेंशन प्रोटेक्ट दीज इंडिविजुअल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन फॉर देयर डिसीजन टू ज्वाइन ए यूनियन। तो यूनियन को लोग ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी बंदे को या वर्कर को आप रोक नहीं सकते कि अभी तुम यूनियन के मेंबर नहीं हो, या यूनियन को अगर किसी से कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ अदावत है, कुछ और किस्म की प्रेजुडाइस है उससे, तो
यूनियन ये नहीं कह सकती कि भी मैं आपको अपना मेंबर नहीं बनाती या मैं आपको कैंसिल करता हूँ, आप मेंबर नहीं है इस तरह की। तो ये सब एम्प्लॉयज़ का राइट है, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो वो यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम है यूनियन को बता के हल करवा सकते हैं। नंबर 3 है फोर्स्ड लेबर। ये 1930 में कन्वेंशन इशू किया गया था। इसका मतलब obliges member to prevent forced labor within organization। किसी लेबर को मजबूर नहीं किया जा सकता, उससे मजबूर करके काम नहीं लिया जा सकता। जैसे कि लोगों को बगैर ओवर टाइम दिए ड्यूटी आवर के बाद बैठा लिया जाता है, तो ये फोर्स्ड लेबर है कि आपको मजबूर किया जाता है कि भाई पैसे भी नहीं मिलने लेकिन काम आपने बैठना है। क्योंकि मियाँ साहब बैठे हैं तो मैं बैठा हूँ, और मैं बैठा हूँ तो मेरे नीचे जितने लोग हैं वो सब बैठेंगे और पैसा कोई नहीं मिलेगा आपको। तो इसको फोर्स्ड लेबर का कन्वेंशन कहा जाता है। ये 1930 में इशू हुआ और इसके लिए फिर हर कंट्री अपने लॉज बनाता है कि किसी को आप फोर्स्ड लेबर नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो आप नंबर 1 तो आप उसको ओवर टाइम दें, और अगर फिर भी वो समझता है कि नहीं जी मुझे नहीं चाहिए ओवर टाइम और मैं नहीं इस ड्यूटी आवर से ज़्यादा काम करूँगा, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। ये आपके राइट्स में एक आपका हक है। एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये 1957 का कन्वेंशन है। दिस रिक्वायर मेंबर्स टू एक्टिवली वर्क टू इंश्योर फोर्स्ड लेबर इज़ एबॉलिश्ड। अच्छा, वो जो 1930 में फोर्स्ड लेबर का कन्वेंशन था, फिर उसको और स्ट्रॉन्ग करके उसमें एडिशन की गई कि दिस रिक्वायर मेंबर टू एक्टिवली वर्क टू इंश्योर फोर्स्ड लेबर इज़ एबॉलिश्ड। कि जो फोर्स लेबर ली जा रही है, यानी कन्वेंशन के बाद भी जब ILO ने समझा कि ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो उन्होंने फिर 1957 में फिर इस कन्वेंशन को रिवाइज करके फिर अनाउंस किया कि भाई आप फोर्स लेबर को, मतलब आप मजबूर नहीं कर सकते लोगों को, तो इसको आप बिल्कुल ख़त्म करें। जैसे चाइल्ड लेबर के ऊपर भी 1-2 कन्वेंशन है ILO के, कि जो रिच कंट्री से वहाँ से तो वो चाइल्ड लेबर ख़त्म हो गई जब ILO ने अर्ली कन्वेंशन दिए, लेकिन जो गरीब मुल्क से वहाँ पे चाइल्ड लेबर चलती रही। तो फिर उन्होंने फिर नेक्स्ट कन्वेंशन में ज़ोर लगाया कि भाई आप, हमने पहले भी कहा था तो आपने कोई कवानीन नहीं इसके लिए बनाए, तो अब इसको आप कम्प्लीटली इसके ऊपर अमल करें, अदरवाइज़ फिर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं या जो भी उनकी पनिशमेंट का तरीका होगा। तो फिर उस एक ही कन्वेंशन को फिर अनाउंस भी किया जा सकता है अगर उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। तो इस तरह से जो फोर्स लेबर का फर्स्ट कन्वेंशन था वो 1930 और जो सेकंड कन्वेंशन था 1957 में दिया गया, ताकि फोर्स लेबर को रोका जा सके, कम्प्लीटली इसको ख़त्म किया जा सके। मिनिमम एज का कन्वेंशन 1973 में आया और इसके मुताबिक एम्स टू स्टॉप चिल्ड्रन और माइनर बीइंग एम्प्लॉयड बिफोर दे आर लीगली अलाउड टू बी। द लॉ रिलेटेड टू द एज एट विच ए पर्सन कैन वर्क डिफर अक्रॉस द वर्ल्ड, बट द कन्वेंशन प्रमोट abiding by the law of the home country. The suggested age of individual before the undertaking of dangerous or hazardous work is 18 across all member states. तो ये 1973 में मिनिमम एज जो 18 बिलो एज है उसको काम करने की इजाज़त नहीं, उसको चाइल्ड लेबर में कंसिडर होगा। लेकिन जैसे बताया कि ILO ये नहीं कहती कि आप 18 साल ही रखें, तो उसने इससे जो भी मेंबर कंट्री हैं उनके ऊपर रखा कि अगर आप 17 साल रखना चाहते हैं, 16 साल, मतलब कोई एज डिटर्मिन कर लें कि जी इस साल तक की जो एज है इसके बाद इन लोगों को काम करने की इजाज़त होगी, और उससे पीछे जो एज होगी उससे कम एज उसको चाइल्ड लेबर में कंसिडर किया जाएगा। तो मिनिमम एज 18 ईयर जो है वो ILO ने मुकर्रर की कि 18 साल से ऊपर के लोग काम कर सकते हैं। और 6 कन्वेंशन है, ये 1999 में इशू हुआ है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये उसी जो
1993 में मिनिमम एज का कन्वेंशन था, उसको 1999 में फिर फोर्सली वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर के नाम से फिर ये नया कन्वेंशन आया कि रिलेट टू स्लेवरी, प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग ट्रैफिकिंग, मेंबर स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू पुट प्रोसेसेस इन प्लेस टू स्टॉप दीज फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर। हुआ ये कि जब चाइल्ड मिनिमम एज का 73 में कन्वेंशन आया तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीज़ ने तो मिनिमम एज को इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन कुछ नॉर्थ अमेरिकन, मैक्सिको, क्यूबा, अर्जेंटाइन, इस तरह के कंट्री और फिर अफ्रीका के कुछ कंट्री ऐसे थे जहाँ से उन्होंने मिनिमम एज बिलो दैन 18 को काम से तो रोक दिया, लेकिन उनको दूसरी तरह की एक्टिविटी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, प्रोस्टिट्यूशन के लिए बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस तरह की अनएथिकल एक्टिविटीज़ में बच्चों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और नाम ये दिया गया कि जी हम तो इनसे लेबर नहीं ले रहे। अब एक बच्चा अगर ड्रग लेके कहीं ट्रैवल कर रहा है किसी एक कंट्री से दूसरे या एक सिटी से दूसरे, तो वो काम तो नहीं कर रहा। तो अब फिर इसको 1999 में ILO ने वर्स फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बच्चों से नहीं ले सकते, तो इनको भी रोकने के लिए एक कन्वेंशन दिया। 7वां कन्वेंशन है इक्वल रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन होता है आपकी वेजेस, आपकी सैलरी, आपके बेनिफिट्स, आपकी सहूलतें, इन टोटल सबको मिला के रिम्यूनरेशन कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ पेमेंट एंड बेनिफिट ए पर्सन गेट इन रिटर्न ऑफ वर्क, इसको रिम्यूनरेशन कहा जाता है। आप काम के बदले में जो चीज़ें हासिल करते हैं, खा वो सैलरी हो या सैलरी के अलावा भी कुछ चीज़ हो, जैसे अगर गाड़ी मिली हुई है, मकान मिला हुआ है रहने के लिए कंपनी से, तो वो भी रिम्यूनरेशन में फॉल करता है। तो इक्वल रिम्यूनरेशन होनी चाहिए। 1951 का कन्वेंशन है प्रमोट द राइट ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ डूइंग ए सिमिलर जॉब टू रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ पे। तो अब इसका मतलब है कि एक ही लेवल पे जितने लोग होंगे, जैसे कि अगर डिप्टी मैनेजर है तो डिप्टी मैनेजर को जितने भी लोग होंगे उनको इक्वल बेनिफिट होने चाहिए, इक्वल सैलरी होनी चाहिए। अगर उनको एक डिप्टी मैनेजर के पास गाड़ी है तो सब डिप्टी मैनेजर के पास गाड़ी होनी चाहिए। तो ये इक्वल रेम्यूनरेशन का कन्वेंशन है जो 1951 से इम्प्लीमेंट हो रहा है ILO के जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो ये भी आपका राइट है, जो भी लोग काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, तो अगर कोई भी उनके सेम डेजिग्नेशन पे जो उनका डेजिग्नेशन है और उसी डेजिग्नेशन का कोई और बंदा उससे ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है, तो ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है या इलीगल प्रैक्टिस है। इसको आप थ्रू अपनी यूनियन, HR ऑफिस या गवर्नमेंट के जो भी लेबर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि जी इस तरह की ज़्यादती हमारे यहाँ हो रही है। और लास्ट और 8 नंबर का जो कन्वेंशन है ये 1958 में आया। इसके मुताबिक डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशनल, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। कोई एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉयज़ should not be discriminated against in any form. Convention aim to protect individual and organization from unfair treatment like race, color, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin. तो कोई भी बंदा किसी दूसरे के ऊपर उसको फोकियत नहीं है, खा वो किसी भी नस्ल का हो, रंग का हो, कलर का हो, सेक्स का हो। सेक्स मीन वो जो मेल फीमेल होती है, दूसरा ना समझ लीजिएगा। रिलीजन है, पॉलिटिकल ओपिनियन है, रिलीजन कोई भी हो सकता है, आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल ओपिनियन कुछ हो सकती है, इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। औरतों मर्दों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये जॉब सिर्फ मर्दों के लिए और ये सिर्फ औरतों के लिए है। और जो भी सोशल रीजन रिलेटेड नेशनल जो आपके मुल्की सतह के ऊपर जो चीज़ें नेशनल एक्सट्रैक्शन और सोशल ओरिजिन, तो इस तरह की चीज़ों पे आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते। आपने देखा होगा कि जितनी भी स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं और उसके बाद जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी जॉब एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिखा होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल। तो इसका मतलब कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। हम जो ILO का कन्वेंशन है
उसको ओबे कर रहे हैं और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए, हाँ वो कोई मेल हो या फीमेल, उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी आपका राइट है। तो इस तरह से ये 8 कन्वेंशन है ILO के।